Good morning, students from Urmila Devi PG College, Baraut, Prayagraj. I am discussion for the locomotion of paramecium will be class today starts of the locomotion. The paramecium body is the streamlined with the help of cilia. The moving of cilia is the hair-like structure because its body of cilia is the surrounding of whole body. The paramecium about whole surface of body of cilia is 10,000 to 15,000. The cilia is beating of the speed per second 1500 micron. The locomotion of paramecium is divided into two parts, that is first part of the ciliary beat, second part of the mode of swimming. तो पहला जो गमन करने के लिए ऑर्गन्स है वह सीलियरी बीट, सीलिया के द्वारा ही यह गमन करता है, और सेकंड है मोड ऑफ स्विमिंग. तो स्टूडेंट्स, सीलियरी बीट्स नाम से ही पता चलता है कि पैरामीशियम पश्चमाभ या सीलिया के द्वारा गति करेगा, और ये गति बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पैरामीशियम के लिए. और पैरामीशियम जब बीटिंग ऑफ सीलिया करता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये. तो सीलियरी बीट्स ड्यूरिंग मोमेंट ए सीलियम ऑसिलेशन लाइक ए पेंडुलम. Each oscillation comprises a fast effective stroke and slow recovery stroke. तो स्टूडेंट, ड्यूरिंग मोमेंट ए सीलियम ऑसिलेशन लाइक पेंडुलम, इसमें जो गति होता है वह एक लोलक की तरह जो है पश्चिमाभ दोलन करते हैं. सीलियरी बीट में जो मूविंग होता है बॉडी में सीलिया की सहायता से, सीलिया एक लोलक की तरह जो है दोलन करते हैं. ईच ऑसिलेशन कंप्राइजेज ए फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड स्लो रिकवरी स्ट्रोक. इसमें दो स्ट्रोक बनते हैं गति करते समय. इसमें दो स्ट्रोक बनते हैं. पहला क्या है? फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक. फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक is oscillation. First effective stroke, during the effective stroke the strong backward the cilium become slightly curved and rigid and strike the water like an oar, so body is propelled forward in opposite direction of stroke. तो इसमें जो ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जो प्रत्येक दोलन में जो दो प्रभाव होते हैं, एक आपका फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, एक प्रभावी, और दूसरा प्राप्ति स्ट्रोक. जो प्रभावी स्ट्रोक होता है वो गति करते समय वो पीछे की ओर जो प्रबल आघात होते हैं उनसे बचने के लिए वो जो है एक खरपतवार के रूप में, एक पतवार के रूप में जो है वो सीलिया वाटर को पुश करता है, धकेलता है, फिर उसकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है. body the recovery stroke which followed immediately bring the cilium again into position for the next effective stroke. इसके बाद जो प्राप्ति स्ट्रोक होता है वो
पश्चिमाभ को एक्टिव करके एक दूसरा जो है इफेक्टिव स्ट्रोक बनाने के लिए काम करता है, एक दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए आ जाता है। मीन्स जो आपका ये बीटिंग सिवियरी बीट है वो ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ द सीलियम ऑसिलेट लाइक पेंडुलम, मतलब कि जो ये दोलन करता है, मतलब जब गति करते समय पैरामीशियम एक लोलक की तरह जो है दोलन करता है, और यह प्रत्येक दोलन में दो स्ट्रोक बनते हैं। एक प्रभावी स्ट्रोक होता है, दूसरा प्राप्ति स्ट्रोक होता है। प्रभावी स्ट्रोक जो होते हैं वह पीछे की तरफ जो है गमन न करके उनके जो सीलिया होते हैं और प्रबल आघात से बचाने के लिए जो है कि जल से टकराते हैं, उस समय प्राणी का शरीर जो एनिमल का बॉडी होता है वो जो है कि स्ट्रोक के अपोजिट दिशा, स्ट्रोक के उल्टे दिशा में पहुंच जाता है, और उसके तुरंत पश्चात जो है कि रिकवरी स्ट्रोक, जिसको हम प्राप्ति स्ट्रोक कहते हैं, वह पश्चिमाभ को सक्रिय करके एक नया जो है इफेक्टिव स्ट्रोक ले आता है, इसका पोजीशन देता है। सेकंड पॉइंट आता है मोड ऑफ स्विमिंग। यह त्वरण गति द्वारा जो है कि गति करेगा, मूवमेंट करेगा पैरामीशियम। तो मोड ऑफ स्विमिंग को हम डायरेक्शन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्शन मूवमेंट एक दिशा गति के नाम से भी जानते हैं, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। The animal does not follow straight tracks but rotate spirally like a rifle bullet along a left-handed helix. The reason for this is twofold. गति करते समय पैरामीशियम जो है ये सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, बल्कि यह राइफल के गोली की भांति जो है चक्रण करते हुए जो है कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बाएं तरफ जो है मूव करता है। और इसको मूविंग करते समय जो है कि दो कारण मेन हैं। फर्स्ट दो कारण मेन होते हैं जो फर्स्टली द बॉडी सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड बट समवॉट ऑब्लिक टूवर्ड राइट सो दैट द एनिमल रोटेट टू द लेफ्ट ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। मीन्स द फर्स्ट जो पहली बार जो है सीलिया जब बीटिंग करता है तो बैकवर्ड नहीं, वो पीछे की तरफ नहीं, बल्कि वो आगे की तरफ जो है गति करते हुए मतलब तिरछा गति करते हुए बाएं तरफ जो बॉडी होता है उसमें वामावर्त क्रियाएं करता है। द सेकेंडली द सीलिया ओरल ग्रो स्ट्राइक ऑब्लिक एंड मोर सो एज टर्न द एंटीरियर एंड कंटिन्यूसली अवे ओरल साइड एंड मूव सर्किल। तो सेकेंडली जो कारण है वो सीलिया जो है आगे की तरफ ओरल ग्रो जो अधर तल पे आगे की तरफ जो है कि गति करते हुए जो है कि मेनली स्ट्रेट पथ पे आने के लिए करता है। तो इसमें जो वामावर्त क्रियाएं होती हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जब गमन करते हैं तो उसके माध्यम से एक स्पाइरल रोटेट एक डायरेक्शन मूवमेंट में वर्क करना शुरू करते हैं। और इन बैकवर्ड मूवमेंट ए पैरामीशियम फॉलोड ए स्ट्रेट कोर्स। इन दिस केस द मेटाक्रोनल वेव पासेस फ्रॉम द एंटीरियर एंड बैकवर्ड्स। तो जो पैरामीशियम है यह पीछे की तरफ जब गति करता है बैक साइड, तो वह एक डायरेक्शन एक दिशा का अनुसरण करता है। और उस समय जो है दिशा जब अनुसरण करने लगता है तो उसमें एक मेटाक्रोनल वेव भी बनते हैं जिसको हम अनुक्रमिक जो है तरंग कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से लोकोमोशन जो हमारा होता है टू टाइप्स, जैसे कि सीलियरी बीट्स है, इसमें दो इफेक्टिव स्ट्रोक आप देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रोक है जो पहले हमने बताया कि इफेक्टिव जैसे पैरामीशियम
जो प्रभावी स्ट्रोक होता है वो अपना जो है कि प्रवाह तेजी से करते हैं, तेजी से गमन करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो सीलिया होते हैं वो जल से टकराते हैं। जो बैकवर्ड जो सीलिया जो वर्क करेंगे वो पीछे की तरफ प्रवाह को टकराते हैं। उस समय पैरामीशियम का जो शरीर है, पैरामीशियम की जो बॉडी है वह वह जो है कि उल्टे डायरेक्शन में जो है कि कर देता है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रोक के विपरीत पैरामीशियम की बॉडी हो जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए, प्राप्ति स्ट्रोक के लिए जो बॉडी में जो सीलिया होते हैं वह जो है कि एक्टिव होकर के एक नए इफेक्टिव स्ट्रोक की तरफ ले जाने का काम पैरामीशियम की बॉडी को करते हैं। तो अब सेकंड जो है कि जो डायरेक्शन मूवमेंट हमने कहा, डायरेक्शन में दो कारण होते हैं। एक जो पहला कारण है सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड, सीलिया जो है वो तुरंत जो है कि वो डायरेक्ट जो है कि वो बीट नहीं करेगा, वह थोड़ा सा बाएं आकर के वो तिरछे साइड में जो है वामावर्त दिशा में लांग दूरी जो है तय करता है। और इन बैकवर्ड मूवमेंट जब ये पैरामीशियम जो है कि पीछे की तरफ जब गति करने लगता है तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्शन का अनुसरण करता है। इसके बाद हम लोकोमोशन, जो आपने कहा कि हर एक एनिमल्स के बॉडी में गमन करने के लिए आर्गन्स पाए जाते हैं। यह अमीबा और यूग्लिना की भांति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, यह थोड़ा सा उससे अलग होता है। इसमें जो सीलिया के द्वारा वो गमन करता है और इसमें एक डायरेक्शन होता है, जैसे यूग्लिना में भी एक डायरेक्शन हुआ था, ऐसे पैरामीशियम में भी डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन के द्वारा गमन करते हैं। वैसे तो आप जानते भी हैं कि पैरामीशियम की बॉडी में ढेर सारे, मतलब पूरे होल बॉडी में बहुत सारे पश्चिमाभ सीलिया जुड़े होते हैं, जिसे कि हमने बताया भी आपको 10,000 से 14,000 सीलिया बॉडी में पाए जाते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम की बॉडी में 10 से 14,000 सीलिया होते हैं और ये सीलिया बहुत तेजी से वर्क करते हैं कि एक सेकंड में कम से कम 1500 या इससे अधिक जो है कि माइक्रोन दूरी को तय करते हैं। और एक सीलिया, जो इसमें जैसे आपको सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो सीलिया हैं, ये सीलिया जो है कि मेनली आपको जो मेजर है, जो माप किया गया है, वो 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन होता है। सोचिए कि इतना ही छोटे जो लोकोमोटरी आर्गन इतनी रफ्तार से गति करते हैं वाटर के अंदर, तो सोचिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल्स पैरामीशियम हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको लेके चल रहे हैं, न्यूट्रिएशन। लोकोमोशन खत्म हुआ, अब जो न्यूट्रिएशन है कि पैरामीशियम में न्यूट्रिएशन कैसे होता है। तो पैरामीशियम में न्यूट्रिएशन है वह होलोजोइक मैनर से होता है। वह होलोजोइक मैनर से अब प्राणी संभोजी के द्वारा जो है भोजन करता है और इट इज मेनली द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फीड अपॉन द बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को मेनली जो है फीड करता है और यह वाटर में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो कम से कम 5.5 मिलियन बैक्टीरिया को वन पैरामीशियम जो है फीड करता है। एक बार में, एक दिन में वो जो है कि कम से कम 2 से 5.5 मिलियन बैक्टीरिया को फीड करता है। तो न्यूट्रिएशन ऑफ पैरामीशियम, जो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिएशन होता है वो उसमें मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट फूड, सेकंड फीडिंग एंड मैकेनिज्म और थर्ड है आपका डाइजेशन और फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट आता है इजेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं आपको न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन मीन्स होता है पोषण। पोषण इसमें प्राणी संभोजी के द्वारा होता है पैरामीशियम में,
और वैसे भी पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्राणी होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी और छोटे एनिमल्स होते हैं। अगर छोटे एनिमल्स हैं तो उनका भोजन भी छोटा होगा। अब मेनली न्यूट्रिशन जो होते हैं इसमें बैक्टीरिया, स्पेशली जो है आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को ये फीड करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्मॉल प्रोटोजोअन्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं स्मॉल प्रोटोजोअन्स में, और स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल एल्गी, डायटम्स, ईस्ट, इन सबको भी फीड करता है। एल्गी, ईस्ट, डायटम्स, इन सबको भी ये पैरामीशियम फीड करता है। मेनली जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो सबसे पहले फीड जो फूड है, पहला पॉइंट न्यूट्रिशन पोषण में जो पहला पॉइंट फूड है, द पैरामीशियम फीड इन द होलोजोइक मैनर लाइक अमीबा। यह पैरामीशियम जो होता है भोजन तो होलोजोइक माध्यम से करता है, और इसमें यह अमीबा की तरह ही भोजन को फीड करता है। और मेनली जो द फूड कंसिस्ट मेनली ऑफ बैक्टीरिया विच फ्लोट इन वाटर इंक्रीज इन इट लीव्स। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 2 to 5.5 million individual of Bacillus coli are devoured in 24 hours by a single पैरामीशियम। पैरामीशियम मेनली बैक्टीरिया को फीड करता है। तो बैक्टीरिया में एक जाति है जो बैसिलस कोलाई। क्या, कौन सी जाति है? बैसिलस कोलाई। बैसिलस कोलाई, जो बैसिलस कोलाई को मेनली यह जो है 24 आवर्स में, कितने 24 आवर्स में जो है कम से कम कितना 2 से लेकर के 5.5 मिलियन बैक्टीरिया को जो है फीड करता है। नेक्स्ट जो है कि इसके अलावा भी जैसे आपका इट आल्सो फीड अपॉन स्मॉल प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स एंड स्मॉल बिट ऑफ एनिमल्स फीड वेजिटेबल्स। ये एल्गी के अलावा डायटम्स भी खाता है और कुछ स्मॉल वेजिटेबल्स को भी फीड करता है। तो नेक्स्ट हमने जो न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे, तो न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट फूड, सेकंड फीडिंग, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ इजेशन। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं और मेनली ये बैक्टीरिया को फीड करते हैं, और इनमें पर डे जो 24 आवर में कम से कम 2 to 5.5 2 से 505 मिलियन जो है बैक्टीरिया को फीड करते हैं, और वो बैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फीडिंग एंड मैकेनिज्म, कैसे फीड करेंगे और इनकी क्रियाविधि क्या है। जैसे हर एक प्राणी में फीडिंग मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले वो भोजन प्राप्त करता है, फिर भोजन को कैसे फीड करता है और फीड करने के क्या क्या ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो फीडिंग मैकेनिज्म की जो क्रियाविधि है, इसका डिफिनीशन, पैरामीशियम स्विम टू प्लेस वेयर इट कैन गेट इट्स food catching apparatus is much more specialized than that of the amoeba and euglena। इसमें भोजन को पकड़ने का जो उपकरण है, जो ऑपरेटस है, वो अमीबा और यूग्लिना से विशिष्ट हो, उससे बेहतर होता है। इसमें भोजन पकड़ने वाले जो उपकरण हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो उनसे अलग हैं। नेक्स्ट, फूड इज इंजेस्टेड बाय ए डेफिनेट सेल माउस और साइटोस्टोम
lying at the bottom of buccal cavity। ये जो भोजन को जब अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं तो वह सरफेस पे, जो मैं अभी बताया कि इंजेस्ट डेफिनिट सेल माउस, उसमें आपके साइटोस्टोम पैरामीशियम की बॉर्डिंग होते हैं जो अधरतल पे होते हैं, जो बॉटम पे होते हैं, उसके जस्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। तो यहाँ पे पैरामीशियम की बॉडी में सरफेस होता है, बॉडी सरफेस से फीडिंग करते हैं, लेकिन उनमें माउस का स्ट्रक्चर, आकार जो अधरतल पे बने होते हैं, जिसको हम साइटोस्टोम या माउस कहते हैं। द बक्कल द कांस्टेंट lashing movement of cilia is the oral groove derive a current of water with food particles toward a vestibule। Ciliary tract of vestibules direct the food particles into buccal cavity। तो इसमें जो बक्कल कैविटी है वो डायरेक्टली जो कांस्टेंट फूड पार्टिकल्स है वह ओरल ग्रूव, मुख खांच के द्वारा जो है ड्राइव ऑफ करंट ऑफ वाटर विद द फूड पार्टिकल्स, वह सीलिया के द्वारा जो है कि भोजन को मुख के अंदर ले जाने का काम करता है। और जो सीलिया है वो मेनली फिल्टर करने का काम करता है और वह गति करते हुए जो है एक तरीके से उसको फिल्टर करके, छान करके मुंह की तरफ जो है पार्टिकल्स को भेजते हैं। सीलियरी ट्रैक्ट वेस्टिब्यूल डायरेक्ट द फूड पार्टिकल इनटू द बक्कल कैविटी। वो सीलिया जो है डायरेक्ट फूड पार्टिकल्स को ट्रांसफर्ड करता है बक्कल कैविटी में। और इस तरीके से हम पैरामीशियम को फिल्टर फीडर्स के नाम से जानते हैं या सीलियरी फीडर्स। उसको जो है एक तरीके से फिल्टर फीडर कह सकते हैं या सेलेक्टिव फीडर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक बात और होती है कि इसमें जो खाद्य धानी होती है जिसको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, पैरामीशियम में फूड वैक्यूल्स आवश्यकता पड़ने पे एक से अधिक भी बनते हैं और एक फूड वैक्यूल्स के समाप्त जो भर जाने के बाद कम से कम 5 मिनट के डिफरेंस पे वो दूसरा फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। जैसे हमने दिखाया भी है कि 1 to 5 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ फूड एंड द रेट ऑफ फीडिंग। आवश्यकता अनुसार जब आवश्यकता पड़ता है भोजन के लिए, अगर खाद्य धानी फूड वैक्यूल्स कम पड़ती है तो 1 से 5 मिनट के अंदर एक दूसरा जो है फूड वैक्यूल्स तैयार हो जाता है। इस तरीके से इसमें पैरामीशियम की बॉडी में जो फूड वैक्यूल्स है वो असंख्य होते हैं, आवश्यकता पड़ने पे वह यूज होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइजेशन। अब पैरामीशियम की बॉडी में डाइजेशन, पाचन कैसे होगा? हर एक एनिमल के अंदर पाचन के लिए पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसमें डिफिनीशन है द ईच फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल सराउंडिंग बाय ए फिल्म वाटर। तो भोजन के लिए जो वैक्यूल्स हैं उसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं जल के ऊपर वो बने होते हैं। रैपिड एंड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म डज नॉट अकर इन पैरामीशियम। और इनका जो भोजन का जो आकार है, जो खाद्यान्न, वह इरेगुलर दिखाए गए हैं। बट द फूड वैक्यूल्स इज सर्कुलेटेड around the body along the more or less definite path by a slow streaming movement of endoplasm known as cyclosis। इसमें एक चक्रण विधि होती है जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस जो होता है बॉडी के अंदर या जल के सहायता से पूरी तरीके से जो है वो मूविंग करता रहता है जल के सरफेस पे। वो मूविंग करते हुए जो है भोजन को कलेक्ट करता है और भोजन को ले आने का काम जो है सीलिया करता है। सीलिया लोकोमोट करते हुए जितने भी फूड मटेरियल हैं बैक्टीरिया या स्मॉल प्रोटोजोन्स में, जैसे एल्गी, डायटम्स, ईस्ट या कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जो छोटे मोटे, उनको भी ये फीड करने में सहायक होता है। मेनली सीलिया जो है एक तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन्स है और दूसरा वो भोजन में भी सहायक होता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज
आर सिक्रीटेड बाय द लाइसोसोम इनटू द फूड वैक्यूल्स। लाइसोसोम के द्वारा जो लाइसोसोम एंजाइम को प्रोड्यूस कराता है और एंजाइम के जो नेम है प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज। तीन एंजाइम मेनली पैरामीशियम की बॉडी में लाइसोसोम की सहायता से बनते हैं और यह एंजाइम भोजन को डाइजेस्ट करने में जो है मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनका जो भोजन है अमीबा, एज इन अमीबा द कंटेंट्स ऑफ ए वैक्यूल फर्स्ट बिकम एसिडिक बट लेटर ग्रेजुअली बिकम एल्कलाइन। यह अमीबा की भांति, जैसे अमीबा वाटर के अंदर भोजन को सबसे पहले वह एसिडिक मीडियम से और सेकंड जो है एल्कलाइन मीडियम, पहले वह अम्लीय और बाद में वो क्षारीय माध्यम से भोजन को फीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इजेशन आता है। इजेशन को हम हिंदी में बहिक्षेपण कहते हैं और इजेशन का जो डिफिनीशन है, द वैक्यूल्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर एज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसीड। तो जो हमारा फूड वैक्यूल्स वो धीरे धीरे पोषण और डाइजेशन, पाचन और अवशोषण बराबर करता रहता है। इसके बाद फाइनली द अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल मैटर द eliminated फ्रॉम बॉडी थ्रू ए डेफिनेट एनल स्पॉट और साइटोपाइड ऑन द वेंट्रल सरफेस पोस्टीरियर टू साइटोस्टोम। इसमें इजेशन के लिए मेनली एक साइटोपाइग ऑर्गन्स होता है। जैसे भोजन का अगर पाचन हो गया, पाचन के बाद उसका अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको जो है आउट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए उसमें डिफिनिट एनल स्पॉट और साइटोपाइड, जो उत्सर्जन के लिए इसमें एनल स्पॉट जो गुदा द्वार होते हैं या साइटोपाइड जो कोशिका गुदा होते हैं, उनकी सहायता से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर किए जाते हैं। और साइटोपाइड द नेचर ऑफ द पोटेंशियल सेल एनस एट अनडाइजेस्टेड इज ऑलवेज डिस्चार्ज टू द स्पॉट। और ये मेनली आपको, जैसे हमने पैरामीशियम में साइटोपाइड जो ऑर्गन्स होता है वो पोस्टीरियर साइड में वेंट्रल तल, अधर तल के पश्च भाग पे यह छोटा सा स्पॉट बनते हैं। और मेनली यह पैरामीशियम का जो पैल्कल का जो आवरण होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे वीक, कमज़ोर होने लगता है और वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर होने के लिए जो है छोटे छोटे जो है गुदा द्वार या कोशिका द्वार, कोशिका गुदा जो है बनते हैं, जिसकी सहायता से वेस्ट मटेरियल बाहर होते हैं। तो जैसा कि न्यूट्रिशन में हमने आपको बताया कि पैरामीशियम में जो पोषण है वह होलोजोइक मैनर से होता है, प्राणी संभोजी। अभी तक आपने यूग्लिना में क्या था कि मेक्सोट्रॉफिक होता था, यहाँ पे केवल होलोजोइक है। यूग्लिना में इसलिए मेक्सोट्रॉफिक होता था, उसकी बॉडी जो है ग्रीन कलर की थी, उसमें क्लोरोप्लास्ट थे, इसमें दो तरीके से पोषण होता था, एक होलोफिटिक और दूसरा सैप्रोफिटिक, इसलिए दोनों को मिला के मिक्सोट्रॉपिक, मिश्र पोषी कहते थे। लेकिन एनिमल्स जो पैरामीशियम है इनमें केवल एक तरीके से पोषण होता है जिसका नाम है होलोजोइक या प्राणी संभोजी होता है। और पैरामीशियम जो होता है मेनली बैक्टीरिया को फीड करता है और यह बैक्टीरिया जो है कि 24 घंटे के अंदर बैसिलस कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है एक पैरामीशियम जो है उसको खाता है और फिर उसका फीडिंग होता है। फीडिंग करने के लिए साइटोस्टोम या सेल माउथ होते हैं, उसकी सहायता से वह भोजन को फीड करते हैं। इसके बाद फिर उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं जो लाइसोसोम ऑर्गन्स की सहायता से बनते हैं। लाइसोसोम 3 एंजाइम का निर्माण करता है, 3 एंजाइम मेड अप ऑफ लाइसोसोम, दैट इज फर्स्ट एंजाइम ऑफ प्रोटीएज, सेकेंड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, थर्ड एंजाइम लाइपेज। और ये जो
भोजन को फीड करता है, पहले वह अम्लीय माध्यम में, इसके बाद वो क्षारीय माध्यम में फीड करता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो न्यूट्रिशन का है, इजेशन है। तो इजेशन आपका जो है वेंट्रल सरफेस एंड बैक पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। और इजेशन के द्वारा जो है कि वो भोजन को अपाच्य जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से आउट करने के लिए ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है साइटोपाइट। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके चलेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन में प्रजनन, पैरामीशियम की बॉडी में प्रजनन कैसे होता है और किस टाइप का प्रजनन है। द पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पैरामीशियम की बॉडी में अलैंगिक प्रजनन होता है और रेयर कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो लैंगिक प्रजनन भी होना पड़ता है। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है, जैसे मैं दिखाया भी है कि द पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय टू मेथड्स और एसेक्सुअल सेकंड सेक्सुअल। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज divided into conjugation। Means asexual रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिसको हम विखंडन कहते हैं, और दूसरा है कॉन्जुगेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन मीन्स संयुग्मन होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको सबसे पहले प्रजनन का पहला मेथड जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक होता है। अलैंगिक में सबसे पहले ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का डिफिनीशन हम बताते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पैरामीशियम कॉमनली रिप्रोड्यूसेस by transverse or horizontal binary fission। इसको हम हॉरिजेंटल का नाम भी दे सकते हैं, और आपका ट्रांसवर्स है क्षैतिज विभाजन या विखंडन कह सकते हैं। which at the right angle to the longitudinal axis of body पैरामीशियम reproduces start of the stop feeding at its oral groove and buccal structure begin to disappear while happening the micronucleus start dividing the completed process of mitotic or mitosis the nuclear division inside then the chromosome number from 36 to 150 depending upon the race begin to appear। मीन्स ये आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जब स्टार्ट होता है तो अनुकूल दशा में, किस कंडीशन में होता है, फेवरेबल मीन्स अनुकूल दशा में होता है। अनुकूल दशा में होने के बाद यह जो है कि यह राइट एंगल पे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है कि विभाजित होता है। उस समय क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 36 to 150, 36 से 150 जो है विभाजन नंबर बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 36 से 150 क्रोमोसोम बनते हैं बाइनरी फिजन के दौरान, और यह बाइनरी फिजन माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही बनते हैं। और माइटोटिक सेल डिवीजन में मेनली
4 फेज होते हैं, जो कि पहला फेज है आपका फर्स्ट फेज प्रोफेज सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन भी होते हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन। इसमें जब हम पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन जब दिखाते हैं तो जब उनका विखंडन शुरू होता है तो वहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन शुरुआत होता है और समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, दैट इज फर्स्ट फेज प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज और थर्ड एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। तो इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन में 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 अवस्थाएं होती हैं। और जो प्रोफेज अवस्था में ये जो पैरामीशियम है, ये जब विभाजन शुरू करते हैं, प्रजनन जो शुरू करते हैं, उस समय बॉडी के अंदर जो हमारे ओरल ग्रूव बनते हैं वो डिसअपीयर होने लगते हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं जो रिप्रोडक्शन जब रिप्रोड्यूस करता है तो स्टॉप फीडिंग, वह भोजन के बाद ही ये प्रजनन की क्रियाएं शुरू होती हैं। भोजन जैसे ही भोजन वाली अवस्थाएं खत्म होती हैं तब विभाजन शुरू होता है। तो पहले स्टेप में हमने बताया कि माइटोटिक जो डिवीजन होता है प्रोफेज अवस्था में आपके जो न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहली बात यह है कि प्रजनन के समय न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है पैरामीशियम बॉडी में। जो केंद्रक होता है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक लघु केंद्रक जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा होता है गुरु केंद्रक जिसको हम इंग्लिश में मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो 2 न्यूक्लियस हैं और प्रोफेज अवस्था में मेनली प्रोफेज अवस्था में जो है कि क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनल टू फॉर्म 2 क्रोमैटिड्स। इसमें 2 क्रोमैटिड्स का निर्माण होता है और इसके बाद पेयर्ड क्रोमैटिड नाउ ईच अरेंज्ड ऑफ द न्यूक्लियर स्पेंडल इट्स इक्वाटोरियल प्लेट फाउंड द मेटाफेज। मेटाफेज में जैसे आई मेटाफेज अवस्था से इसमें इक्वाटोरियल प्लेट बनाते हैं और इसमें एक नया ओरल ग्रूव फार्मिंग करता है। और उसके बाद तीसरा स्टेप है जो एनाफेज है, दिस इज फॉलोड बाय सेपरेशन ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिड्स एंड elongation ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस is step of anaphase and telophase step of the 2 daughters paramecium form। बट जो डिवीजन हो रहा है इसमें आपके सबसे पहला जो प्रोफेज हमने बताया कि इसमें 2 क्रोमैटिड्स फॉर्म करते हैं, बट इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका माइक्रो न्यूक्लियस थोड़ा सा स्पेंडल शेप बनाता है और जो आपका मेन मैक्रो न्यूक्लियस है वह आपके डिसअपीयर होने लगते हैं। और इसी तरीके से आपका जो मेटाफेज है, मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस है वो लंबे होने लगते हैं, इलांगेटेड, और उसमें नया ओरल ग्रो भी फार्मिंग होता है। और इसके बाद जो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मेनली 2 होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसमें ये भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज अवस्था में स्पेंडल शेप पैरामीशियम बना लेता है और स्पेंडल शेप जो बनता है तर्क रूपी, इसमें प्रतीत भी होने लगता है, अपीयर होने लगता है मेनली आपके 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई। 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई में पूरी तरीके से
जो टीलोफेज अवस्था है, टीलोफेज में क्या होता है कि ये एनाफेज में स्पेंडल से कंप्लीट करता है और लगभग आपके जो है न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी फार्मिंग होते हैं, ओरल ग्रुप्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप जो टीलोफेज है, बाइनरी फिजन का लास्ट स्टेप टीलोफेज अवस्था में यह जो है 2 डाटर्स पैरामीशियम का निर्माण करता है और 2 डाटर्स पैरामीशियम में आपके माइक्रो न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस भी बन जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का जो शेप स्फेरिकल और मैक्रो का जो शेप होता है वह किडनी शेप बनाता है और इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स से ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। तो इस तरीके से इनका जो विभाजन है बाइनरी फिजन इज द वन डे ऑफ 2 to 3 टाइम्स। एक दिन में बाइनरी फिजन कम से कम 2 से 3 बार विभाजन करता है और इस पूरे डिवीजन को कंप्लीट करने में जो बाइनरी फिजन का जो डिवीजन चल रहा है उसको कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 30 मिनट में ये कंप्लीट बाइनरी फिजन होता है और बाइनरी फिजन एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार विभाजित कर सकता है बॉडी को और उस विभाजित करने में जो समय खर्च होता है वो 30 मिनट लगते हैं और इस 30 मिनट में माइटोटिक सेल डिवीजन की सहायता से जो क्रोमोसोम का निर्माण होता है वह 36 से 150 क्रोमोसोम बनाते हैं। इस तरीके से अब हमारा जो सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कॉन्जुगेशन स्टेप पाए जाते हैं। इसके बाद एंडोमेक्सिस होता है, ऑटोगेमी होते हैं, साइटोगेमी होते हैं, टोटल पार्ट पाए जाते हैं। तो जो कॉन्जुगेशन है संयुग्मन, संयुग्मन में कई प्रोसेस हैं। कॉन्जुगेशन में पैरामीशियम अंडरगोज ए सेक्सुअल फेनामेनॉन विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है उस प्रोसेस, उस अवस्था को हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहते हैं। इट इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट ए सिंपली ए टेम्पोररी यूनियन ऑफ 2 individual of the same species for the purpose of exchange part of their micronuclear material। तो कॉन्जुगेशन को हम संयुग्मन विधि के नाम से जानते हैं और संयुग्मन में विधि तभी स्टार्ट होता है जब उसमें 2 पैरामीशियम होते हैं और उस समय डिवीजन स्टार्ट होता है। उसमें सबसे पहले प्री कॉन्जुगेंट जो है पैरामीशियम का निर्माण होता है। प्री कॉन्जुगेंट में सबसे पहले इसमें 2 पैरामीशियम लेते हैं और पैरामीशियम में आपके 2 न्यूक्लियस होते हैं और 2 न्यूक्लियस स्टार्ट करने के लिए जो है उसमें माइक्रो और मैक्रो पाए जाते हैं। इनमें जो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है, इनके क्या प्रोसेस है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहली बात है कॉन्जुगेशन अवस्था तभी शुरू होता है जब इसमें भोजन या जल या प्रकाश की थोड़ी कमी होने लगता है। तब ये 2 पैरामीशियम आपस में जुड़ करके प्रजनन करते हैं और तब जाकर के इनकी बॉडी जो है स्टैंड होती है। तो जो पहला स्टेप है द कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल ऑफ प्री कॉन्जुगेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप ऑफ पैरामीशियम। जैसे हमने आपको दिखाया कि 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप ऑफ पैरामीशियम लिए, सब यहाँ पे जो जुड़ रहा है उस पार्ट को हम कॉन्जुगेंट कहते हैं। और आपका ए और बी जो 2 पार्ट हैं, ए और बी हमने दिखाया, ये आपका प्री कॉन्जुगेंट, बी भी प्री कॉन्जुगेंट है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ
मेटिंग टाइप ऑफ पैरामीशियम लिए और उसमें आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस लिए। जो मैक्रो न्यूक्लियस है जो किडनी शेप्ड है वो धीरे धीरे क्या होगा कि डिसएपियर होगा, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो विभाजन में डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। तो सेकंड आप डिवीजन स्टार्ट करेगा तो द पेलिकल्स एंड एक्टोप्लाज्म डिजनरेट at the point contact the protoplasmic bridge formed between into two individuals which now called the conjugate। वो क्या करता है कि धीरे धीरे एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का भी निर्माण करने लगता है जिससे पैरामीशियम की बॉडी धीरे धीरे वो सेपरेट होगी। तो यहाँ पे जो प्री कॉन्जुगेट हमने जो पहला पढ़ लिया कि डिफरेंट मेटिंग टाइप ऑफ पैरामीशियम लेंगे, इसमें आप पैरामीशियम जो डिफरेंट टाइप के हैं उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दो है, और मैक्रो जो न्यूक्लियस है वो डिसएपियर होंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो मैक्रो न्यूक्लियस डिसएपियर होने लगे हैं और टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई का निर्माण किया, और उसमें जो दूसरे प्री कॉन्जुगेट जो पैरामीशियम की बॉडी है उसमें मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, मतलब वो अदृश्य होने लगेंगे। डिसइंटीग्रेट मीन्स अदृश्य होंगे, और टू डॉटर्स मैक्रो न्यूक्लियाई जो है दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से थर्ड स्टेप में जो होता है वहाँ टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई रिप्रोड्यूस करता है, तो फोर डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। ये प्रोसेस माइटोटिक सेल डिवीजन के आधार पर डिवीजन चल रहा है। माइटोटिक पहले, इसके बाद फिर मेयासिस, क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रोसेस में सेल डिवीजन दोनों लागू होते हैं। जब माइटोटिक सेल डिवीजन का मेन वर्क ये होता है कि द माइटोटिक सेल डिवीजन इज प्रोड्यूसेस बाय टू डॉटर्स न्यूक्लियाई and two daughter nuclei divided is four daughter nuclei is the meiotic cell division। तो यहाँ पे 2 से 4 बना तो मेयाटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे 4 डॉटर्स माइक्रो न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, जिसमें आपके 4 डॉटर्स न्यूक्लियाई एक तरीके से आप डिसइंटीग्रेट एंड डिसएपियर होंगे, और पहले से जो माइक्रो न्यूक्लियाई है वो तो डिसएपियर हो चुके हैं। अब अगला स्टेप आता है चौथा। इसमें क्या है कि डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियाई जो हमारे 4, अभी क्या है कि 4 4 8 बने, तो 4 क्या है डिसइंटीग्रेट हुए, 4 जो डॉटर्स न्यूक्लियाई दिखाए थे थर्ड स्टेप में। चौथे में क्या है कि इसमें टोटल हमारे दोनों पैरामीशियम को मिला करके 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 में हमारे जो 3 न्यूक्लियस हैं वो डिसइंटीग्रेट और डिसएपियर और अदृश्य हो जाएंगे, और बाकी एक माइक्रो न्यूक्लियस जो बचता है वही मेन रिप्रोड्यूस करने के लिए होता है। और नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट। तो इसमें क्या है, स्टेशनरी गैमेट आर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। जो स्टेशनरी बनता है उसमें केवल एक जो गैमेट होता है, एक न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस वो गैमेट का निर्माण करता है। अभी तक आपने देखा कि 2 से 4, 4 से 8, फिर उसमें अगर 4 बना तो 3 जो डिसइंटीग्रेट हो गए, 1 बचा, और जब 8 बने तो उसमें क्या है या कि 6 डिसइंटीग्रेट हो गए, 2 बच्चे माइक्रो न्यूक्लियस। और जब 2 बचता है, 2 माइक्रो न्यूक्लियस जब बचते हैं तो क्या है स्टेशनरी गैमेट का न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जब स्टेशनरी गैमेट का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एक मेन गैमेट जो बनता है तो उसमें जाइगोट न्यूक्लियस उसे कहते हैं। अगला 6वें स्टेप में क्या होता है कि इसमें प्री कॉन्जुगेंट में जो है कि वो एक तरीके से जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। अगर जाइगोट जब बन जाता है तब समझिए कि हमारा जो है युग्मनज मतलब प्रारंभ हो गया, और उसके बाद जो है संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। और ये जो बॉडी जो जुड़ी हुई है प्री कॉन्जुगेंट जब तक जुड़ा हुआ है, ये कम से कम हमारा क्या है कि पहला चीज द 2 पेयरिंग पैरामीशियम आफ्टर यूनियन अबाउट 12 to 48 आवर्स। जैसे कहा गया कि जो बॉडी हमारी ये जुड़ी हुई है ये कम से कम 12 से 48 घंटे में जो है ये कंप्लीट होकर के वो सेपरेट करता है। ये विभाजन जो है हमारा जब शुरू होता है प्री कॉन्जुगेंट
तो 12 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बाद ही इनकी बॉडी अलग होती है और उसके बाद फिर जो है कि ये अपना EX conjugate zygote nucleus developing by mitosis. The 3 times of rapid succession paramecium, the 8 nuclei, which 4 in large and 4 जो है कि माइक्रोन्यूक्लियाई, 4 जो है बड़े और 4 छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे 6 स्टेप है इनको अलग करने के लिए कम से कम 12 से 48 घंटे लगते हैं, तभी ये इनकी बॉडी अलग होती है। इसके बाद फिर EX कॉन्जुगेंट होते हैं, प्री कॉन्जुगेंट के बाद फिर आपका EX कॉन्जुगेंट और EX कॉन्जुगेंट में जो है बॉडी क्या होती है, सेपरेट होने लगते हैं। तो अगर सेपरेट होंगे तो वहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है सिंगल बनते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ये प्रजनन जो रिप्रोडक्शन है वो दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है वैसे तो 14 स्टेप में कंप्लीट होता है और 14 में जो 6 स्टेप हैं वो कम से कम 12 से 48 घंटे में कंप्लीट होता है। उसके बाद उनकी बॉडी जो है अलग होने लगती है सेपरेट, और सेपरेट होने के बाद फिर वो एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एंडोमेक्सिस ऑटोगेमी है। नेक्स्ट ऑटोगेमी जो है कि मेनली जो डिस्कवर्ड किए हैं वो WF डीले हैं, ये 1936 में किए हैं और ये मेनली पैरामीशियम ऑरेलिया में पाए जाते हैं, मेनली पैरामीशियम ऑरेलिया में। और पैरामीशियम ऑरेलिया में हम आपको दिखा देते हैं मेनली। अब पैरामीशियम ऑरेलिया जो डीले नामक वैज्ञानिक हैं 1936 में पाए गए हैं। अब डीले को हमने दिखा रहे हैं यहाँ से मेनली। अब बाइंड्री फिजन तो कंप्लीट हो गया, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है ऑटोगेमी। जो ऑटोगेमी पार्ट है रिप्रोडक्शन का वो मेनली हमारा पैरामीशियम ऑरेलिया में होता है, पैरामीशियम ऑरेलिया। और पैरामीशियम ऑरेलिया में जो पाए जाते हैं इनको सबसे पहले रिपोर्टेड कौन किया है, WF डीलर ने किया है। WF डीलर 1936 में किया है। ऑटोगेमी जो मेनली पैरामीशियम ऑरेलिया में पाए जाते हैं जिसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। आपका एक मैक्रो होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है जिसको रिपोर्टेड WF डीलर ने 1936 में किया था। नेक्स्ट आता है कि एक और पॉइंट है साइटोगेमी भी है। साइटोगेमी पांचवा जो साइटोगेमी है और एंडोमेक्सिस भी है। तो जो साइटोगेमी है वो मेनली इन 1940 रिस्टर मैन रिपोर्टेड प्रोसेस कंप्लीट अबाउट 30। ये प्रोसेस क्या है कि 13 आवर्स में कंप्लीट होता है, 13 आवर्स में कंप्लीट पाए जाते हैं। और यह रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया है। रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने इसको जो है लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोमेक्सिस फाउंड इन पैरामीशियम तो हुआ। और उसके बाद जो साइटोगेमी का प्रोसेस ये 13 आवर्स में कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा जो प्रजनन जो रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में हमने कंप्लीट किया कि द पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसमें 2 प्रोसेस जो सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल अलैंगिक। जो अलैंगिक है उसमें एक विधि पाया जाता है जिसको हम बाइनरी फिजन के नाम से कहते हैं। दूसरा क्या है सेक्सुअल, जिसमें कॉन्जुगेशन है। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ ये तो रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिए। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि द पैरामीशियम लोकोमोटरी ऑर्गन्स फाउंड इन पैरामीशियम। फर्स्ट ऑप्शन फ्लैजिला, सेकंड ऑप्शन सीलिया,
जो फर्स्ट ऑप्शन फ्लैजिला, सेकंड फ्लैजिला, सेकंड सीलिया और थर्ड जो है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो पैरामीशियम में लोकोमोशन करने के लिए ऑर्गन्स का नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है फ्लैजिला, सेकंड ऑप्शन सीलिया, थर्ड ऑप्शन है फ्लैजिला एंड सीलिया और फोर्थ ऑप्शन है नन। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सीलिया होता है। सेकंड क्वेश्चन है द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम इज टाइप। क्या है कि द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम इज टाइप। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम इज टाइप। पहला ऑप्शन होलोफिटिक, दूसरा ऑप्शन सैप्रोफिटिक, थर्ड ऑप्शन होलोजोइक और फोर्थ ऑप्शन है होलोफिटिक, सैप्रोफिटिक, मिक्सोट्रॉफिक। तो इसमें हमने पूछा कि पैरामीशियम में पोषण किस तरीके से होता है। तो पहला ऑप्शन होलोफिटिक, दूसरा ऑप्शन सैप्रोफिटिक, थर्ड ऑप्शन होलोजोइक और फोर्थ ऑप्शन मिक्सोट्रॉफिक। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो है होलोजोइक। प्राणी संभोजी तरीके से पोषण होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि द पैरामीशियम फाउंड इन न्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन द पैरामीशियम फाउंड इन न्यूक्लियस। पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन 5। तो स्टूडेंट्स हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पैरामीशियम के शरीर में कुल कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो पैरामीशियम के शरीर में जो न्यूक्लियस की संख्या होती है, हम ऑप्शन दे दिए 2, 3, 4, 5। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2 न्यूक्लियस होते हैं। पहला माइक्रोन्यूक्लियस, सेकंड मैक्रोन्यूक्लियस। फोर्थ क्वेश्चन द पैरामीशियम बॉडी फाउंड इन फूड वैक्यूल्स। पैरामीशियम के शरीर में खाद्य रिक्तिका कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ द पैरामीशियम body found in food vacuole। पहला ऑप्शन द पैरामीशियम बॉडी फाउंड इन फूड वैक्यूल, फर्स्ट 1, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन न्यूमरस और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो पैरामीशियम के बॉडी में खाद्य रिक्तिका की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन न्यूमरस, फोर्थ ऑप्शन नन। इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, न्यूमरस। मीन्स पैरामीशियम की बॉडी में असंख्य खाद्य रिक्तिका पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम फाउंड इन ट्राइकोसिस फंक्शन। पैरामीशियम में ट्राइकोसिस का फंक्शन क्या होता है। पैरामीशियम फाउंड इन ट्राइकोसिस इज फंक्शन ऑफ द मेनली फोटोटैक्टिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम इज द contractile vacuoles is function. The paramecium found in the contractile vacuoles is function of the osmoregulation. इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पैरामीशियम फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड आज हम ये कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।